Good morning, students. This lecture is for UG Same Third Psychology Honors. Today we are discussing about the development of psychology as an independent science, how psychology emerged. That emerging process is already discussed about in previous lectures. Now we are talking about the development stages of psychology, how psychology developed as an independent science. So we already talked about the William Wundt and Wundt established psychology as an independent science. So after Wundt, what are the different kind of psychologists who give their contributions in the field of psychology, and how psychology slowly and gradually developed as a independent science. Okay. सो आज हम लोग बात करेंगे कि साइकोलॉजी कैसे एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में सामने आया है. हम लोग उनके साइकोलॉजी में ये पढ़े कि उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिया, उन्होंने इसको फिलोसफी से बाहर निकाला. तो वुंट ने ये काम अपने टाइम पे जो कंट्रीब्यूशन किया वो साइकोलॉजी के फील्ड में किया, लेकिन धीरे धीरे वुंट के बाद डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट आते गए, उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए और आज अभी एट ए टाइम साइकोलॉजी की स्टेज में आकर खड़ा हुआ है. इसके क्या क्या फील्ड्स डेवलप हुए हैं इसके बारे में आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी एज ए इंडिपेंडेंट साइंस. तो जब आप लोग से इमर्जेंस के बारे में पूछा जाएगा तो आप लोग इमर्जेंस से स्टार्ट करेंगे. दैट इज़ फ्रॉम द ग्रीक साइकोलॉजिस्ट या ग्रीक फिलोसोफर्स, कि ग्रीक फिलोसोफर्स ने साइकोलॉजी के कंसेप्ट को लाया, उसका स्टार्ट उन्होंने किया था. उसके बाद धीरे धीरे वो प्लेटो अरस्तु से होते हुए देन फेनोलॉजी देन साइकोफिजिक्स के बाद देन ऊंट के पास आया. और ऊंट ने पास आया नहीं, इसका मतलब ऊंट ने उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया, उन्होंने इसको एक नए दर्जे के तौर पर एक इंडिपेंडेंट साइंस के तौर पर सामने रखा. लेकिन ऊंट के बाद क्या हुआ? ऐसा तो नहीं कि साइकोलॉजी ऊंट के कंट्रीब्यूशन तक ही स्टॉप हो गया था. उसके बाद भी डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में रखा और उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिससे साइकोलॉजी आज बहुत ही ब्रॉड एस्पेक्ट पे और एक नए कंसेप्ट के साथ बाहर आया हुआ है. तो आज हम लोग को वही पढ़ना है कि शुरुआत तो हो गई थी, ये हमें पता चल गया लास्ट क्लास में. अब हम लोग को पढ़ना है कि कैसे उसके बाद वो डेवलप किया है. ठीक है. साइकोलॉजी टुक प्लेस एज ए इंडिपेंडेंट साइंस सिंस 18s. Wundt first introduced psychology as an independent science in 1879 when he first established the psychological laboratory at Leipzig in Germany. तो साइकोलॉजी एज ए इंडिपेंडेंट साइंस कब आया? 18s में आया, जब 1879 में ऊंट ने पहला साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड कहाँ? जर्मनी के लिप्जिग में. ठीक है. इस टाइम से ही साइकोलॉजी एक इंडिपेंडेंट साइंस के तौर पर सामने आने लगा. ठीक है. Wundt and his disciple was believed that analyze the elements of mind and conscious experience are scientifically possible. Introspection method is useful for such kind of studies. Wundt ये मानते थे कि कॉन्शियस एक्सपीरियंस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसका एनालाइज करना ये वैज्ञानिक तौर पर साइंटिफिकली पॉसिबल है. और ये पॉसिबल है किसके सहारे? तो इंट्रोस्पेक्टिव मेथड के सहारे. तो बेसिकली ऊंट जो है स्ट्रक्चरलिज्म को डेवलप किया, लेकिन वो स्ट्रक्चरलिज्म को काफ़ी हद तक इसमें उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं किया. तो इनके साइकोलॉजी को इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया इसको ऊंटियन साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, Wundt's laboratory was the center of psychology. He is one of the disciple Edward Titchener studied with him in Germany and promote Wundtian psychology called structuralism. ऊंट के ही एक शिष्य थे जिनका नाम था एडवर्ड टीचनर. उन्होंने जर्मनी में ऊंट के साथ ही अपना अध्ययन किया और बाद में ऊंट के साइकोलॉजी को आगे बढ़ाया और उसमें कुछ चेंजेस लाते हुए उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को, ऊंट के साइकोलॉजी का नाम स्ट्रक्चरलिज्म दिया. यानी स्ट्रक्चरलिज्म का जो बीजारोपण था वो ऊंट ने किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ नींव ही रखी थी. इस पे जो बाकी काम था ये उनके शिष्य एडवर्ड टीचनर के द्वारा ही किया गया था. ठीक है. नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं जहाँ से हम लोग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं. तो द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज अ स्ट्रक्चरलिज्म. ठीक है. The goal of structuralism is to use introspective method to identify the structures of consciousness. Okay. Titchener contributed significantly to the rapid growth of psychology.
but later on there was needed some major changes in psychology and alternative approach functionalism emerged. तो क्या हुआ, ऊंट के साइकोलॉजी के साथ जब वो आगे बढ़े और इसको स्ट्रक्चरलिज्म का नाम दिया, और उन्होंने भी कहा कि इंट्रोस्पेक्टिव मेथड के सहारे हम कॉन्शियसनेस को स्टडी कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स को जान सकते हैं, लेकिन उन्होंने इंट्रोस्पेक्टिव मेथड्स में कुछ चेंजेस किए थे। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं टीचनर के कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो टीचनर के टाइम पे क्या हुआ, साइकोलॉजी जो है वो बहुत तेज़ी से विकसित होने लगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने नए नए कंसेप्ट दिए, उन्होंने सिलेक्शन प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी एंड डिफरेंट एरियाज़ में उन्होंने माइंड बॉडी प्रॉब्लम पे बहुत सारे काम किए, और ये काम की वजह से धीरे धीरे साइकोलॉजी क्या हुआ, रैपिड, बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद ऐसा फील हुआ कि साइकोलॉजी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस लाने की ज़रूरत है। हम सिर्फ कॉन्शियसनेस की बातें इंट्रोस्पेक्टिव मेथड के आधार पर नहीं कर सकते हैं, हमें कुछ दूसरे तरीके या दूसरे नज़रिए से भी इसके बारे में सोचना चाहिए। तो इस टाइम पे एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच का जन्म हुआ, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शनलिज्म। ओके, नेक्स्ट, फंक्शनलिज्म क्या है, दैट इज़ द सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट। पहला स्कूल ऑफ थॉट क्या था, स्ट्रक्चरलिज्म। सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट क्या है, दैट इज फंक्शनलिज्म। इन एन अनदर स्कूल ऑफ थॉट विच हैज ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम उंटियन साइकोलॉजी एंड स्ट्रक्चरलिज्म इज कॉल्ड फंक्शनलिज्म, ठीक है। जो ऊंट के साइकोलॉजी और स्ट्रक्चरलिज्म से विपरीत अपना व्यू पॉइंट या अपना ओपिनियन रखता था, दैट इज फंक्शनलिज्म। Structuralism basically focus on structure of conscious, whereas functionalists were more interested in functional process like how mind worked, what is the role of consciousness in behavior. The main functionalists are William James, Stanley Hull and M. Cattell etc. तो देखो, जो स्ट्रक्चरलिज्म था, बेसिकली डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चरलिज्म जो था का फोकस किस पे था, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। बट फंक्शनलिज्म का जो मेन काम था, वो क्या काम था, हाउ कॉन्शियसनेस वर्क, यानी ये बेसिकली कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर, यानी वो कैसे बना, इस पर फोकस किया। और फंक्शनलिज्म बेसिकली फोकस किया व्हाट इज द फंक्शन, मतलब उसके कार्य क्या है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरलिज्म में जो ये कमियां थी, जो कॉन्शियसनेस का फंक्शन मतलब उसका जो कार्य है, ये नहीं उन्होंने अपने स्कूल ऑफ थॉट में स्ट्रक्चरलिज्म में डिस्क्राइब किया था, ये एक्सप्लेन किया था। इसको फंक्शनलिज्म ने बताया कि कैसे कॉन्शियसनेस काम करता है, कैसे ये किसी पर्सन के बिहेव को इफेक्ट करता है, कैसे माइंड काम करता है, इसके बारे में जो भी मेन कंट्रीब्यूशन था, ये फंक्शनलिस्ट के द्वारा ही दिया गया था। तो मेन फंक्शनलिस्ट कौन थे, विलियम जेम्स थे, स्टैनली हॉल थे, एम कैटल थे। विलियम जेम्स का कंट्रीब्यूशन भी हम पढ़ें कि उन्होंने कैसे साइकोलॉजी के फील्ड में अपना मेजर कंट्रीब्यूशंस दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, the transition from structuralism to functionalism reflects the rapidly changing times in psychology. तो स्ट्रक्चरलिज्म से फंक्शनलिज्म में जो चेंजेस आने लगा था और जो उसमें परिवर्तन हुआ स्ट्रक्चरलिज्म टू फंक्शनलिज्म, इस टाइम पे साइकोलॉजी में बहुत ही रैपिड चेंजेस आने लगे, बहुत ही तीव्र गति से साइकोलॉजी अपने एक दूसरे स्टेज पे, दूसरे स्कूल की तरफ मुड़ने लगा था। इन दैट पीरियड साइकोलॉजी शिफ्टेड फ्रॉम जर्मनी टू अमेरिका। जब स्ट्रक्चरलिज्म, जब ऊंट की बात हुई थी, तो वो उस टाइम कहाँ थे, तो वो जर्मनी में। लेकिन जब विलियम जेम्स ने फंक्शनलिज्म को एस्टेब्लिश किया, तो वो साइकोलॉजी को जर्मनी से उठाकर कहाँ लेके आए, तो अमेरिका में, ठीक है। दिस चेंजेस टेक्स रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। और इस तरह के चेंजेस क्या हुए, साइकोलॉजी में एक तरह का रिवॉल्यूशन, एक तरह का आंदोलन लेके आया कि अब हम इसके नए एस्पेक्ट्स की ओर धीरे धीरे मुड़ना शुरू किए। नेक्स्ट, साइकोडायनामिक, दैट इज द थर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। बेसिकली कल हम अपने क्लासेस में, फिर प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं, साइको एनालिसिस इज द फर्स्ट फोर्स, ठीक है, बिहेवियरिज्म इज अ सेकेंड फोर्स एंड ह्यूमनिस्टिक इज अ थर्ड फोर्स।
तो फर्स्ट फोर्स के रूप में साइकोडायनामिक अप्रोच को हम लोग जानते हैं, इन इट इज़ ऑल्सो अ थर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ये इन 1956 सिगमंड फ्राइड इंट्रोड्यूस द न्यू कंसेप्ट ऑफ साइकोडायनामिक अप्रोच. It is an approach to understand human that focuses on the role of unconscious thoughts, feelings and memories. तो 1856 में सिगमंड फ्राइड ने एक नए कंसेप्ट, एक नए स्कूल ऑफ थॉट को लेकर सामने आए, दैट इज द साइकोडायनामिक अप्रोच, जिसमें इन्होंने अनकॉन्शियस थॉट्स की बात की जो हमारे मस्तिष्क में एट अ टाइम नहीं चलते हैं, जो उस टाइम चलता है जब हम उससे अवेयर नहीं रहते। फिर उन्होंने अनकॉन्शियस फीलिंग्स की बात की, फिर उन्होंने अनकॉन्शियस मेमोरीज की बात की। तो अकॉर्डिंग टू फ्राइड जब हम साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी ह्यूमन बिहेव को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसके अनकॉन्शियस थॉट्स, अनकॉन्शियस फीलिंग्स, अनकॉन्शियस मेमोरीज को जानना बहुत ज़रूरी है। तो द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, आइदर द मेथड द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर अगर कहा जाए अकॉर्डिंग टू फ्राइड, दैट इज द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस थॉट्स एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन टू नो अबाउट देयर पर्सनैलिटी। ओके, next, the main aim of psychodynamic approach is to deal with the painful childhood memories which is the causes of anxiety, depression, sexual dysfunction etc. तो साइकोडायनामिक अप्रोच का जो मेन एम था वो ये था कि हम कैसे किसी बच्चे के पेनफुल यानी दर्दनाक स्मृति या मेमोरीज के साथ हम डील करें, ताकि हम उसके चिंता, तनाव या फिर विषाद या सेक्सुअल डिसफंक्शन जैसे समस्याओं का समाधान कर सके। ठीक है, तो द मेन एम ऑफ साइकोडायनामिक अप्रोच इज टू डील विद द पेनफुल चाइल्डहुड मेमोरीज। ठीक है, तो दैट इज द थर्ड स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एंड इट इज द फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्या आया, दैट इज द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी. Gestalt psychology is a school of psychology. Sorry, it's the 4 point. Gestalt psychology is a school of psychology which was introduced by Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, and Kurt Kofka in Australia and Germany in 1912. सो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ और किसके द्वारा हुआ? तो 1912 में हुआ और बेसिकली मैक्स वद्दाइमर, वुल्फगैंग कोहलर एंड कर्ट कोफका के द्वारा ये हुआ था. ठीक है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज द स्कूल ऑफ थॉट विच परसीव ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एज ए होल. सो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का जो बेसिकली थॉट था, जो इनका मोटो था, वो ये था कि हम जब भी किसी पर्सन के माइंड या बिहेवियर को परसीव करें तो एज ए होल करें. ठीक है, ना कि हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर करें. तो अगर देखा जाए गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज जस्ट द ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द स्ट्रक्चरलिज्म, क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म में भी बात हुई थी कि कॉन्शियसनेस को हम उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट कर स्टडी करें. लेकिन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहता है नहीं, जब भी हम किसी पर्सन को परसीव करें तो एज ए होल परसीव करें. जैसे जब हम किसी पर्सन के फेस को देखते हैं तो हम उसके आँख, नाक, मुंह को अलग अलग पार्ट में बांट कर नहीं देखते हैं, बल्कि हम उसको एज ए होल परसीव करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी फॉर्म पार्शियली एज अ रिस्पॉन्स टू द स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ विलियम वुंट. ठीक है, तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बेसिकली विलियम वुंट के थॉट को अपोज करने के लिए आया है. Structuralism was interested in study of elements of consciousness into their smallest parts, but Gestalt theory emphasized that whole of anything is greater than its parts. Structuralism जो हम पहले ही बताएं कि फोकस करता है कि कॉन्शियसनेस के एलिमेंट्स पे, इसको जो हम स्मॉलेस्ट पार्ट में बांटें. लेकिन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बेसिकली एम्फसाइज करता है द होल ऑफ एनीथिंग, हम किसी चीज़ के होल को परसीव करें, ना कि उसके छोटे छोटे पार्ट्स को. ठीक है, नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज अ बिहेवियरिज्म. पहला था स्ट्रक्चरलिज्म, देन फंक्शनलिज्म, देन साइकोडायनामिक, देन गेस्टाल्ट एंड नेक्स्ट इज अ बिहेवियरिज्म. In 1913, behaviorism new approach to psychology was established. ये बिल्कुल ही नया अप्रोच था, ये बिल्कुल ही अलग था स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और साइकोडायनामिक से. ठीक है,
They focused to study only behaviors and process that were totally objective and observable. वो उन्हीं चीज़ों पर फोकस करते थे जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं और जो वस्तुनिष्ठ हो, ऑब्जेक्टिव हो, जिसमें सब्जेक्टिविटी कुछ ना हो. ठीक है. सब्जेक्टिविटी मतलब कोई इंट्रोस्पेक्शन की बात ना हो कि हम अपने फीलिंग्स को, भाव को अपने में फील करने के बाद हम थोड़ी देर बाद उसको बोले, अपने इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट के सहारे बोले. तो इन्होंने कहा नहीं, हम डायरेक्ट ऑब्जर्व करेंगे और दैट इज़ प्योरली ऑब्जेक्टिव. Some behaviorists like Watson, Skinner fully oppose the concept of consciousness, mind, introspection, etc. ठीक है. कुछ बिहेवियरिस्ट थे जैसे वॉटसन, स्कीनर, ये बिल्कुल ही अपोज किए द कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, माइंड, इंट्रोस्पेक्शन को. दे आर इंटरेस्टेड टू एडेप्टेशन, सर्वाइव एंड फंक्शनल प्रोसेस इन एनवायरनमेंट. बिहेवियरिज्म का मेन मोटो था कि किसी इंसान अपने इन्वायरमेंट में रह के कैसे उसका पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, इसका अध्ययन करना. तो बेसिकली बिहेवियरिस्ट का जो मेन मोटो था दैट इज फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स. यानी इन्वायरमेंट में हमें कोई स्टिमुलस मिलता है और उस स्टिमुलस के आधार पर हम कोई रिस्पॉन्स करते हैं. ठीक है. दैट इज द मेन मोटो ऑफ बिहेवियरिज्म. बट दे फाउंड ट्रबल इन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर. दैट इज अ न्यू वर्जन ऑफ बिहेवियरिज्म called new behaviorism developed. Okay, but they found trouble in direct observation of behavior. Thus a new version of behaviorism called new behaviorism developed. यहाँ पे क्या हुआ, उन्हें एक जो समस्या ये बेसिकली आई कि वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात करते थे. बिहेवियरिज्म डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कि हम कुछ बिहेव को डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं. लेकिन ये समस्या बिहेवियरिस्ट के साथ आई कि वो कुछ चीज़ों को डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते थे. ठीक है. तो इस समस्या को दूर करने के लिए न्यू बिहेवियरिज्म का अप्रोच सामने आया. न्यू बिहेवियरिज्म वांटेड टू स्टडी न्यू कॉन्सेप्ट्स लाइक लर्निंग, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. They found the solution that if theoretical concepts are defined in terms of directly observable behaviors can be explained better. ठीक है. न्यू बिहेवियरिस्ट क्या किया, उन्होंने नए कंसेप्ट पे स्टडी करना स्टार्ट किया लाइक लर्निंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग. मेमोरी की जो बात हुई थी दैट इज एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी या प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो बिहेवियरिस्ट क्या कहते थे कि अगर कोई इंसान प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो हम उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व करें. लेकिन हाउ इट पॉसिबल, अगर कोई पर्सन 2 into 2 4 कर रहा है, यानी कोई छोटा बच्चा 2 into 2 4 ये कैलकुलेट कर रहा है, तो उसके ब्रेन में क्या प्रोसेस चल रहा है, इट कांट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली. हम इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं. उसमें न्यू बिहेवियरिस्ट ने ये कंसेप्ट लाया कि हम थियोरेटिकल कंसेप्ट के आधार पर डायरेक्ट ऑब्जर्व बिहेवियर को डिफाइन कर सकते हैं. They found the solution that if theoretical concepts are defined in terms of directly observable behaviors can be explained better. ठीक है. हम लोग थ्योरीज के आधार पर जब प्रैक्टिकल किए गए चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे तो हम उस बिहेवियर को डायरेक्टली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं. ठीक है. जैसे मान के चलो कोई पजल को सॉल्व कर रहा है तो उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है हम इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं. लेकिन बेस ऑफ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स हम इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिकल चीज़ों को थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है. Combination of these two approach, behaviorism and new behaviorism, dominated psychology for approximately 40 years, 1920 to 1960. Combination of these two approach, just like a behaviorism and new behaviorism जो है ये दोनों ने मिलकर करीब 40 सालों तक अपना राज किया. यानी इन्होंने साइकोलॉजी पे करीब 40 इयर्स तक इसको डोमिनेट किया. दैट इज़ फ्रॉम 1920 टू 1960. ठीक. नेक्स्ट अप्रोच इज अ कॉग्निटिव, यानी नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट इज अ कॉग्निटिव. इट इज द फिफ्थ and next is a sixth, that is cognitive. In 1916 psychologists started to think about brain and human behavior in terms of computer. ठीक है.
1960s में साइकोलॉजी स्टार्टेड टू थिंक अबाउट ब्रेन एंड ह्यूमन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। उन्होंने कंप्यूटर के आधार पर ब्रेन और ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश की। तो देखो, पहले स्टार्ट हुआ था माइंड एंड सोल के आधार पर, जो स्ट्रक्चरलिज्म फंक्शनलिज्म में बात की। फिर साइकोडायनामिक ने अनकॉन्शियस की बात की। उसके बाद ह्यूमनिस्टिक ने उसके बाद गेस्टाल्ट ने एज ए होल स्टडी करने की बात की। देन उसके बाद आया बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म ने इन्वायरमेंट के आधार पर ह्यूमन को समझने का कोशिश किया। देन आया कॉग्निटिव अप्रोच, जो बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को कंप्यूटर के आधार पर समझने की कोशिश किए। उनके अनुसार जब हम किसी पर्सन के बिहेव को समझें या उसके ब्रेन को समझें, तो हम उसके एनालॉजिकल पोर्शंस को भी समझें। Okay, the analogy between brain and computer provide the new school of psychology which is called cognitive psychology. ब्रेन एंड कंप्यूटर, एक चीज़ देखना, जो कंप्यूटर काम करता वो काम हमारा ब्रेन, यानी ब्रेन जैसा काम करता है वही काम कंप्यूटर कर सकता है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट ये जानना चाह रहे थे कि आखिर कैसे हमारा ब्रेन काम करता है। क्या ये कंप्यूटर के अकॉर्डिंग काम करता है, या कंप्यूटर जिस तरीके से एनालिसिस करता है या एनालॉजिकल पोर्शन पे काम करता है, ब्रेन भी कैसे। तो इसके आधार पर वो ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश की। जैसे हम तुम लोग को एक बार प्रीवियस क्लासेस में बता चुके थे, कैसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में किसी चीज़ को रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं, कैसे लॉन्ग टर्म में। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब कोई इन्फॉर्मेशन रहता है तो वो बहुत लेंदी रहता है, और इधर वो बहुत ज़्यादा वास्ट रहता है। तो उस टाइम जब हम उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप रिकॉल करते हैं। लेकिन जब शॉर्ट टर्म मेमोरी में हम लोग किसी चीज़ को रिकॉल करते हैं, दैट इज़ द पैरेलल वे में, यानी हमारे सामने सब कुछ रहता है, हम उसमें सामने से उसको चूज़ करके बाहर निकालते हैं। तो इसी सेम मैनर में कंप्यूटर भी काम करता है। ओके, इसी सेम मैनर में कंप्यूटर भी काम करता है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे हम ब्रेन और ह्यूमन बिहेवियर को जान सके इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसी न्यू स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को उन्होंने नाम दिया था कॉग्निटिव साइकोलॉजी। Cognitive psychologists focused on mental process, attention, memory, problem solving, reasoning, logic, decision making, creativity, language development, etc. कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का एरिया जो है वो बहुत ही बड़ा है। उन्होंने मेंटल प्रोसेस यानी मानसिक प्रक्रिया, ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, तार्किकता, तर्क, फिर आपका हो गया डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय प्रक्रिया, क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता, भाषा विकास, इन सभी एरिया में उन्होंने अपना अध्ययन किया और कंट्रीब्यूशन दिया। जो आप जनरल साइकोलॉजी में जो अभी पोर्शन पढ़ते हो, परसेप्शन चैप्टर, मेमोरी चैप्टर, लर्निंग, थिंकिंग, वटेवर, ये सारा आता है, दैट इज़ द कंटेंट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी ने इन सारे एरिया में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो देखो कैसे धीरे धीरे साइकोलॉजी एज ए इंडिपेंडेंट साइंस आगे बढ़ रहा था और अभी तक बढ़ रहा है, और अपने एक न्यू अप्रोच को डेवलप करने की कोशिश में लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी इंक्लूड्स जीन पियाजे, सर फ्रेडरिक बार्टले, डोनाल्ड ई ब्रॉडबैंड एट्सेट्रा। इन्होंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी के एरिया में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, नेक्स्ट आता है द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज द ह्यूमनिस्टिक, इट इज द 7th। लेकिन ये देखो, ये डेवलप हुआ था 1960, मतलब ये इमर्ज हुआ, उस टाइम इस पे काम होना शुरू हो गया, और ह्यूमनिस्टिक पे भी काम स्टार्ट 1960s में ही हुआ। यानी एक ही टाइम पे दोनों चीज़ पर काम स्टार्ट हो चुका था। दो थॉट ऑफ स्कूल उसी टाइम पे अलग अलग टाइम पे साइकोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। ठीक है, Humanism emerged during the 1960s as a reaction of psychoanalysis and behaviorism. It focused to study the whole person and the uniqueness of each individual. Humanistic psychology जो था वो basically psychoanalysis और behaviorism को oppose कर रहा था। क्यों? क्योंकि psychoanalysis focus करता था सिर्फ unconscious thoughts, feelings, emotions पे या चाइल्डहुड पेनफुल मेमोरीज पे, लेकिन वहीं पे बिहेवियरिज्म फोकस कर रहा था इन्वायरमेंट पे, कि कैसे किसी के इन्वायरमेंट के आधार पर उसके पर्सनालिटी को हम जान सकते हैं। लेकिन ह्यूमनिज्म इन दोनों चीज़ों के अपोज में थे। ह्यूमनिज्म इन दोनों चीज़ों को अपोज करते हुए एक नई चीज़ के बारे में बताया कि
हम जब किसी पर्सन को समझने की कोशिश करें, किसी पर्सन के साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें, हम उसके एज ए होल को परसीव करें और उसके यूनिकनेस को समझने की कोशिश करें, क्योंकि एवरी इंडिविजुअल पर्सन हैव सम यूनिक क्वालिटी। हम कितना भी बोले कि उसमें ये नेगेटिविटी है, उसमें ये खराब है, लेकिन फिर भी एवरी इंडिविजुअल पर्सन हैव सम यूनिक एबिलिटीज, आइदर यूनिक कैपेसिटीज। सो हम उसी के आधार पर उसका स्टडी करेंगे, ठीक है। Humanistic psychologists believe that individual's behavior is connected to his inner feelings and self-image. Humanistic psychology क्या बिलीव किए कि ह्यूमन जो बिहेवियर है ये बेसिकली कनेक्टेड कैसे होता है, इनर फीलिंग्स, उसके अंदर के फीलिंग्स के अनुभव भावों के साथ और उसके सेल्फ इमेज यानी आत्म छवि के साथ, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स, रोलोमे। तो आप लोग जब अब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर्स, रोलोमे, तो देखना उन्होंने सेल्फ की बात की थी। व्हाट इज द सेल्फ? आत्मन। जब हम आई को जब हम समझने लगते हैं, दैट इज द सेल्फ। तो इन्होंने बेसिकली सेल्फ की बात की थी, इन्होंने सेल्फ इमेज की बात की थी, इन्होंने सेल्फ एफिकेसी की बात की, ठीक है। तो अब्राहम मैस्लो ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की। तो इनके अनुसार था कि हम किसी ह्यूमन बिहेवियर को कैसे समझे, तो उसके यूनिकनेस के आधार पर, ठीक है, कैसे वो अपने सेल्फ को जानता है, कैसे वो सेल्फ रेस्पेक्ट की चीज़ों को जाने, सेल्फ एफिकेसी की चीज़ों के बारे में जाने। तो इस टाइम पे साइकोलॉजी माइंड एंड सोल एंड बॉडी से थोड़ा बाहर निकल चुका था। ये बिल्कुल ही दूसरे एस्पेक्ट पे सोच रहा था किसी पर्सन के बारे में, ये साइकोलॉजी को दूसरे ही तरीके से समझने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट इज सोशियो कल्चरल साइकोलॉजी, जो बिल्कुल ही न्यू कंसेप्ट है। ये अगर देखा जाए तो फिलहाल ये न्यू डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी है एज ए इंडिपेंडेंट साइंस, ठीक है। द फाइनल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज सोशियो कल्चरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. The school of psychology focused on how society and culture influence the thought and behavior of persons. ये फाइनल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है। अभी तक जो रिपोर्ट में है, जो अभी तक स्टडी में पाया गया है कि द सोशियो कल्चरल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जो है, दैट इज़ द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी विच इज़ फोकस्ड ऑन सोसाइटी, मतलब समाज में, और कैसे किसी का समाज, कैसे किसी का कल्चर उसके बिहेवियर, उसके थॉट को इन्फ्लुएंस करता है. सो इट्स अ बेसिकली the part of social psychology, you can say that. Okay, sociocultural psychologists are particularly concerned with how people perceive themselves and others and how people influence each other's behavior. यानी सोशियो कल्चरल साइकोलॉजिस्ट ये स्टडी करते हैं कि कैसे कोई पर्सन एक दूसरे को परसीव कर रहा है, कैसे कल्चर उस पर इन्फ्लुएंस डाल रहा है, या वो कल्चर पे कैसे इफेक्ट डाल रहा है. इन सब का जो स्टडी होता है वो सोशियो कल्चरल साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जा रहा है और किया जाता रहा है. ठीक है. सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव ग्रू फ्रॉम द वर्क ऑफ लेक वाइगोट्स्की. ठीक है. बेसिकली इन्हीं के द्वारा किए गए कामों से ये कंसेप्ट जो है ये उभर कर सामने आया. ठीक है. तो देखो, अगर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी देखो तो आपका यही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है. स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइकोडायनामिक, देन गेस्टाल्ट, देन बिहेवियरिज्म, देन आई थिंक इट्स ह्यूमनिस्ट कॉग्निटिव, okay, behaviorism, then cognitive, then it's a humanistic, and then it's a socio-cultural psychology. So basically 8 schools of psychology at present. ठीक है. और यही इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी है. अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इन फ्यूचर भी कभी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो ये पूछा जाए तो दैट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ स्कूल ऑफ thought, either school of psychology. And same chronological order the forces of school of psychology की बात हो चुकी थी. First is a psychoanalysis, then is a behaviorism, and third force is a humanistic. ठीक है. एंड हम थोड़ा सा ये आपको बता दें कि सम डिसिप्लिन्स ऑफ साइकोलॉजी, मतलब ये जो एरियाज हैं इस पर अब साइकोलॉजिस्ट का फोकस ज़्यादा हो रहा है. यानी अगर कहा जाए इट ऑल आर द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, मतलब इस फील्ड में इंसान अपने आप को क्या कर सकता है, इन्वॉल्व कर सकता है, यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है. आइदर ही जॉइन एज अ साइकोलॉजिस्ट इन ऑल दोज फील्ड्स.
like a biopsychology and neuroscience, clinical and counseling psychology, cognitive psychology, developmental psychology, forensic psychology, health psychology, industrial organizational psychology, environmental psychology, personality psychology, school and educational psychology, and social and cross cultural psychology. तो these all are the scope of psychology. ठीक है, होप आपको समझ में आया बहुत अच्छे से कि व्हाट इज़ द इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी एज अ इंडिपेंडेंट साइंस, एंड आफ्टर दैट हाउ साइकोलॉजी डेवलप्ड एज अ इंडिपेंडेंट ब्रांच ऑफ अ साइंस. ठीक है, तो ये एज ए होल आपका ये पूरा कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है. आप इसको स्टडी करो एंड आई थिंक कंसेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके.